चलिए, good morning students. So today we are discussing the next topic of modes of transfer. That the next mode of transfer is interrupt initiated input output. अब इसका मतलब क्या होता है कि इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, जैसे वो बता ही रहा है कि जो भी इनपुट आउटपुट होना है उसके लिए वो क्या करता है, इनिशिएट करता है इंटरप्ट को. तो इंटरप्ट से सीपीयू को पता चलता है. सीपीयू जो है कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द फ्लैग इज टू लेट द इंटरफेस इन्फॉर्म द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ रेडी टू ट्रांसफ़र द डेटा. ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है फ्लैग को, जिससे कि उसको पता चलता है कि कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो रेडी है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. अब इसलिए वो क्या करता है कि इंटरप्ट इनिशिएटेड तरीका उसने अपनाया. तो यहाँ पर ये डायग्राम से जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक से अधिक होती है. कीबोर्ड भी है, माउस भी है ना, पेन ड्राइव भी है, सीडी भी है, वेबकैम है या अदर स्कैनर्स हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी लगी हुई है. अब ये हर एक डिवाइस में से डेटा जो है वो सीपीयू जाएगा किसके पास में, सीपीयू के पास में. तो कौन सी डिवाइस जो है सीपीयू को डेटा भेज रही है, अब ये कैसे पता लगता है, तो हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक इंटरफेस है और इंटरफेस से वो सिग्नल जो है, इंटरप्ट सिग्नल वो सीपीयू को भेजता है. ठीक है, तो एक इनपुट आउटपुट डिवाइस पहली है, उसने अपने इंटरफेस से एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो सीपीयू को भेजा. इसी तरीके से दूसरी डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को भेजा. इसी तरीके से तीसरी डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल जो है वो सीपीयू को भेजा. ठीक है, तो अब क्या होता है कि सीपीयू तो अपना काम कर रहा है, जो उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम है. सीपीयू इज़ बिजी विथ इट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टास्क. ठीक है, मीनवाइल इन सारे इससे जो है इसको इंटरप्ट मिलते हैं. अब यदि एक एक करके इंटरप्ट मिला तो सीपीयू क्या करेगा, एक एक करके डिवाइस से डेटा ले लेगा. लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि एट द सेम टाइम एक से अधिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इंटरप्ट सिग्नल भेजती है सीपीयू को. तो यहाँ पर ये कहलाता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट. लेकिन अब यहाँ पर सीपीयू को ये प्रॉब्लम होती है कि इसने भी इंटरप्ट भेजा, इसने भी इंटरप्ट भेजा, इसने भी इंटरप्ट भेजा, तो अब किसका डेटा वो पहले ले. तो इसीलिए ये कहलाता है कि इंटरप्ट इनिशिएटेड सीपीयू इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट. तो सीपीयू को पता चल गया इंटरप्ट सिग्नल मिलने से कि डिवाइसेस भेज रही है, लेकिन अब इसमें से किसकी डिवाइस से डेटा पहले लेना है, तो यहाँ पर वो प्रायोरिटी तय करता है. तो इसीलिए हम आगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रायोरिटी इंटरप्ट. ठीक है, तो यहाँ पर वो तय करता है कि इतनी सारी एक से अधिक डिवाइसेस ने एक साथ में इंटरप्ट सिग्नल भेजा है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो जनरली क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उससे सीपीयू पहले, उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू पहले डेटा लेता है. तो इसकी प्रायोरिटी कैसे तय की जाती है, तो इसके कई सारे तरीके हैं. तो इसमें से सबसे जो मेन दो तरीके इसके आते हैं वो कहलाते हैं, एक कहलाता है सॉफ्टवेयर पोलिंग और एक कहलाता है डेजी चेनिंग. ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि एस्टेब्लिशिंग द प्रायोरिटी ऑफ द साइमल्टेनियस इंटरप्ट्स कैन बी डन बाय द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो सॉफ्टवेयर से भी हम तय कर सकते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट की और हार्डवेयर से भी तय कर सकते हैं. तो जब हम सॉफ्टवेयर की तरीके से तय करते हैं तब हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पोलिंग. ठीक है, देयर आर टू प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी सोर्स मींस पोलिंग. तो एक तरीका जब हम सॉफ्टवेयर तरीके से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पोलिंग, और दूसरा होता है डेजी चेनिंग. डेजी चेनिंग आर द मेथड्स यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. और डेजी चेनिंग जो है वो हार्डवेयर वाला तरीका होता है. तो हार्डवेयर तरीके से जब हम करते हैं तो डेजी चेनिंग मेथड से करते हैं, तब ये पता चलता है कि कौन से इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसी हार्डवेयर, उसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू डेटा लेता है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पोलिंग तरीका क्या होता है, सॉफ्टवेयर पोलिंग तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो सारे इंटरप्ट्स आते हैं तो ऑल द इंटरप्ट्स बिगिंस एट द ब्रांच एड्रेस एंड पोल्स द इंटरप्ट सोर्स इन सीक्वेंस. ठीक है, द ऑर्डर इन विच दे आर टेस्टेड डिटरमाइंस द प्रायोरिटी ऑफ ईच इंटरप्ट. The highest priority source is tested first and then the next highest priority source is tested. मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ही ब्रांच एड्रेस के ऊपर सारे इंटरप्ट्स जो है वो पोल्स करते हैं, और पोलिंग करने के बाद में जब एक एक पोल्स
का टेस्टिंग होता है तो उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जिस डिवाइसेस की है उसका टेस्टिंग पहले होता है और उसके बाद में लो प्रायोरिटी वाले इसका टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली डिवाइस है वो पोल करके सॉफ्टवेयर बता देता है कि इस वाली इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपको डेटा लेना है। लेकिन इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो पोलिंग करते हैं हम, इसका एक ये सॉफ्टवेयर ने हमें पोल करके बता दिया कि कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपको डेटा पहले लेना है सीपीयू को। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि सॉफ्टवेयर के तरीके से जब वो इस तरीके से पोलिंग करके एक एक टेस्टिंग करके बताता है हमें कि किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इस सारा ये पोलिंग करने में एक्चुअली इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उससे कम समय में तो वो उससे डेटा ले भी लेता। तो जितना समय डेटा लेने के लिए नहीं लग रहा है उससे ज़्यादा समय जो है ये सॉफ्टवेयर पोलिंग के लिए लग रहा है। लेकिन फिर भी ये एक तरीका हो सकता है। तो ये जो ज़्यादा समय लग रहा है इस सिचुएशन से बचने के लिए हम करते हैं हार्डवेयर पोलिंग। तो इन दिस सिचुएशन अ हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट कैन बी यूज्ड टू स्पीड अप द ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हार्डवेयर पोलिंग किस तरीके से होता है। तो हार्डवेयर पोलिंग करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं ये मेथड कहलाती है डेजी चेनिंग मेथड या फिर हार्डवेयर पोलिंग। तो डेजी चेनिंग मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस 1 है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है। तो ये एक तरीके से एक चेन में लगे हुए हैं और ये चेन में हमारे आर्किटेक्चर के हिसाब से है ना और डिज़ाइन के हिसाब से ये पहले से ही इसमें तय रहता है कि कौन से डिवाइस की प्रायोरिटी आपको ज़्यादा रखना है। हाईएस्ट जिसकी प्रायोरिटी है उस डिवाइस को नंबर 1 पे रखा जाता है, उससे कम प्रायोरिटी वाले को डिवाइस 2 पे रखा जाता है, उससे कम जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस की प्रायोरिटी है उसको डिवाइस 3 पे रखा जाता है। तो इस तरीके से चेन में उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिवाइसेस चेनिंग करके लगा करके रखते हैं। अब ये क्या होता है कि ये सारी डिवाइसेस जो है वो इंटरप्ट सिग्नल भेजती है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसको? सीपीयू को। अब प्रॉब्लम यही हो रही कि एट द सेम टाइम एक से अधिक डिवाइसेस ने ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजी है। अब ये सीपीयू किसकी रिक्वेस्ट जो है वो पहले ले रहा है और किसको वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो सीपीयू क्या करता है कि इस इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो वापस से ये इनको भेजता है। और यहाँ पर पी और पीओ जो आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है प्रायोरिटी इन और प्रायोरिटी आउट। तीसरा एक यहाँ पर है वीएडी। तो वीएडी का मतलब यहाँ पे बताया हुआ वेक्टर एड्रेस, ये आईएनटी मतलब इंटरप्ट और आईएनटी के का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो सारी डिवाइसेस ने ये इंटरप्ट इसको भेजा। सीपीयू ने क्या किया, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट करके एक सिग्नल इसको भेजा। अब यदि ये डिवाइस 1 के लिए है तो ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो प्रायोरिटी इनसे इस डिवाइस 1 को जाएगा। अगर ये डिवाइस 1 के लिए है तो ये इसको रिकॉग्नाइज करके और इसका एक वेक्टर एड्रेस होता है। अब ये भी डेटा भेज सकता है, ये भी डेटा भेज सकता है, ये भी डेटा भेज सकता है। तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि किसने डेटा भेजा है? तो हर एक डिवाइस का एक वेक्टर एड्रेस होता है। तो ये जैसे वेक्टर एड्रेस 1 है तो इस डिवाइस ने अगर डेटा भेजा इस 1 एड्रेस से तो सीपीयू को पता चलता है कि डिवाइस 1 से डेटा भेजा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके लिए ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रायोरिटी आउट से इस सिग्नल को आगे भेज देगा जो दूसरी डिवाइस के पास में जाएगा। दूसरी डिवाइस प्रायोरिटी इन से इस सिग्नल को लेगा, ये चेक करेगा अगर ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसके लिए है तो ये इस डिवाइस उस सिग्नल को रखेगा और तब तक रखता है जब तक कि वो अपना डेटा इस लाइन से सीपीयू को पास ऑन ना कर दे। जैसे ही डेटा पास ऑन हो जाता है फिर से ये सिग्नल जो है अगर नया सिग्नल आया हुआ तो अगर ये इसका नहीं है तो ये इसको आगे भेज देगा। फिर तीसरे पीआई से ये सिग्नल वापस से तीसरी डिवाइस को मिलेगा। तीसरी डिवाइस देखेगा कि ये सिग्नल इसके लिए है क्या, अगर ये इसके लिए है तो ये इस सिग्नल को इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को होल्ड करके रखता है और अपना डेटा इस वेक्टर एड्रेस 3 से अपना डेटा इस डेटा बस में रखता है और ये इसको सीपीयू को डेटा मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के थ्रू ये अलग अलग वेक्टर एड्रेस से अलग अलग डिवाइसेस जो है वो अपना डेटा सीपीयू को भेज सकती है और ये कहलाता है डेजी चेनिंग मेथड। अब इसका एक और लास्ट तरीका होता है वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है।